सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का विकास और निर्माण, और इस क्रम को हम आगे ले चले हैं। और हमने लास्ट जो क्लास में देखा था पार्ट 11 में, वह था गोलमेज सम्मेलन और पुनः समझौता। आज हम सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने वाले हैं, वह 1935 का भारत शासन अधिनियम, है ना। आज हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ये अपनी हेडिंग रहेगी, भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान के विकास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और 1935 का अधिनियम देख रहे हैं। 1919 का अधिनियम हमने पहले देख लिया था। आज हम चर्चाएं करेंगे 1919 के अधिनियम की। ठीक है, देखो इस अधिनियम में था क्या। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि भारत आने वाला अब तक सबसे बड़ा, है ना, भारत आ रहे हैं 1600 ईस्वी से ही। मैंने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, फिर उसके बाद में ब्रिटेन के द्वारा जो अधिनियम भेज रहे हैं भारत में शासन के लिए, उनमें से यह अब तक का सबसे बड़ा था। भारत आया अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम, अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम। यह अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। अच्छा, यह सबसे बड़ा अधिनियम क्यों था? क्योंकि इसमें ऐसे देखेंगे भाग, इसके अंदर 14 तो भाग थे और 321 धाराएं थी और अनुसूचियां 10 अनुसूचियां थी। इसलिए इसको अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम कहा गया। और अपने भारतीय संविधान में लगभग यहीं से ही लिया गए हैं सभी प्रावधान। भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से लगभग सभी प्रावधान ले लिए, कुछ एक को छोड़कर। यह सबसे बड़ा अधिनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। देखो इसके अधिनियम के तहत होता क्या है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वेष शासन को समाप्त कर दिया। प्रांतों में द्वेष शासन लगाया कब गया था? 1919 के अधिनियम में। प्रांतों में द्वेष शासन की शुरुआत हुई थी 1919 के अधिनियम में, लेकिन 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं। द्वैध शासन को समाप्त किया गया, द्वैध शासन को समाप्त किया गया और कहां लगा दिया गया? इसे केंद्र में लगा दिया, केंद्र में लगा दिया गया, इसे केंद्र में लगा दिया गया। ठीक है, प्रांतों में द्वेष शासन को समाप्त करके केंद्र में लगा दिया गया इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसी अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन की, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। सबसे महत्वपूर्ण यही है 1935 का अधिनियम। चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे सीईटी ले लो, आप कुछ भी राजस्थान लेवल की या इंडिया लेवल की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, 1935 का अधिनियम पढ़ना ही होता है, क्योंकि यहीं से अधिकतर प्रश्न उठ के सीधे से आते हैं। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। देखिए इसी अधिनियम के तहत होता क्या है। इस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में संघीय न्यायालय, इसी को हम कह सकते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्थापना की गई, स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके जो संघीय न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश बनाए गए, संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, वो थे मॉरिस ग्वेयर। मॉरिस ग्वेयर
ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि संघीय भारत में जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वेयर। और इसी के क्रम में मैं आगे करूं तो दूसरे जो थे वो श्रीनिवास वरदाचारी थे और तीसरे पैट्रिक स्पेंस थे, है ना। इसके बाद में मैं बात करूंगा चौथे मुख्य न्यायाधीश की, है ना। सीधे चौथे मुख्य न्यायाधीश पर चलेंगे। मुख्य न्यायाधीश, अब जो संघीय न्यायालय का चौथा मुख्य न्यायाधीश था वह बनता है कब? 28 जनवरी 1950 को, जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 28 जनवरी 1950 के भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उसी को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इस समय चौथे, इसी का आगे सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तन हो जाते हैं और इसी क्रम में चौथे मुख्य न्यायाधीश होते हैं 28 जनवरी 1950 को H.J. कानिया। ये भारत के बनते हैं फिर, है ना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथे मुख्य न्यायाधीश 28 जनवरी 1950 को H.J. कानिया, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के, वर्तमान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसी क्रम में याद करेंगे, क्योंकि H.J. कानिया इसलिए चौथा इसलिए है क्योंकि मैं कहूं तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आएंगे H.J. कानिया। और यदि संघीय न्यायालय की बात करें तो ये चौथे क्रम के होंगे, क्योंकि संघीय न्यायालय ये इस समय भारत सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था, इसलिए ये जो मॉरिस ग्वेयर ये बन रहे, ये ब्रिटेन अंग्रेज बन रहे हैं, लेकिन जो भारतीय बने वो बने H.J. कानिया। और H.J. कानिया ही राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। ये इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चाएं करेंगे कि 1935 के अधिनियम में शासन के बंटवारे के लिए, है ना, शासन के बंटवारे को, शासन के विषयों को सूचियों में बांटा गया। सूचियों का जो उल्लेख आता है सर्वप्रथम वो आता है 1935 के अधिनियम में। शासन के विषयों को सूचियों में बांटा गया, है ना। मैं कह दूं कि सूचियों का यदि उल्लेख आता है पहली बार तो कहाँ आता है? 1935 के अधिनियम में। अब देखो इसमें सूचियों का जो बंटवारा किया गया उसमें 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 1 संघ सूची, और इसमें विषय थे 59। प्रश्न पूछ लिया था एक बार कि 1935 के अधिनियम में संघ सूची में कितने विषय थे? 59। नंबर दूसरी सूची है राज्य सूची, राज्य सूची में विषय थे 54। और एक तीसरी अनुसूची या सूची एक और है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विषय थे 36। एक विषय, एक सूची और थी नंबर 4 पे, वो थी अवशिष्ट सूची। सूचियों का उल्लेख 1935 के अधिनियम में मिलता है, अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची की मैं चर्चाएं करूं तो इसमें गवर्नर जो था, या मैं कह दूं वाइसराय, इस समय वाइसराय कानून बनाता था इसमें, है ना। अब अवशिष्ट सूची में, वर्तमान में अवशिष्ट सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है ना, लेकिन यहां इस समय 1935 के अधिनियम में वाइसराय को कानून बनाने का अधिकार था, कानून बनाने का अधिकार था, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं अपन। कानून बनाने का अधिकार था। सूचियों का उल्लेख यहाँ भी है। अब जब हम अनुसूचा पढ़े हैं या पहले पढ़ भी चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे एक बार, तो वहाँ भी इनका उल्लेख किया गया है कि 1935 में क्या है अनुसूचियों की संरचना, और 1900 वो मूल संविधान में कितनी है और वर्तमान संविधान में क्या सीन है इनका, वो सब विषय का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अनुसूचियों में। आप वहाँ भी देख सकते हो, और आगे जैसे टॉपिक आएगा तो वहाँ भी हम एक बार इन सूचियों को देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 1935 का अधिनियम चल रहा है अपना।
अब होता क्या है, इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। देखो, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन तो ली आयोग के तहत हुआ था 1919 के अधिनियम में। हम 1919 के अधिनियम में पढ़े हैं कि 1923 में ली आयोग का गठन होता है, उसके बाद में 1926 में ली आयोग के तहत ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है। वो बात है 1935 के अधिनियम में, आप वहां भी एक बार दोबारा से देख लेंगे कि संघीय लोक सेवा आयोग है ना, यूपीएससी की बात हो रही है, वो ली आयोग के तहत होता है। और 1926 में यहां बात क्या हो रही है, 1935 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में कहा गया कि केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य में अलग अलग है ना, अलग अलग लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अलग अलग राज्य में अलग लोक सेवा आयोग होगा, केंद्र में अलग लोक सेवा आयोग होगा। अब देखो मैं बात करूं तो केंद्र की, केंद्र में तो होगा संघ लोक सेवा आयोग है ना, यहां लिख देता हूं मैं, केंद्र में तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। मैं बात करूं नंबर 2 की, राज्य में, राज्य लोक सेवा आयोग है ना। यदि राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में आरपीएससी है, और यही बात हो रही है यूपीएससी की है ना, यूपीएससी है ना, राज्य लोक सेवा आयोग। आरपीएससी, ठीक है, वर्तमान की स्थिति है आरपीएससी यूपीएससी। तो 1935 के अधिनियम में इसका उल्लेख मिलता है कि राज्य के लिए अलग लोक सेवा आयोग होगा, केंद्र के लिए अलग लोक सेवा आयोग होगा। लेकिन 1919 के अधिनियम में क्या कहा गया था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है ना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, तो उसका उल्लेख ली आयोग में किया गया है। ली आयोग का गठन 1923 में होता है और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। लेकिन यहां जो बात कही है वो केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग होगा, जो केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, भारत की 10% जनसंख्या को, भारत की 10% जनसंख्या को वोट का, मताधिकार का अधिकार दिया गया कि वो मत कर सकते हैं है ना। भारत की 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया कि आप मत दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 10% जनसंख्या मताधिकार दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। देखो इसी अधिनियम के तहत, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं अधिनियम, इसी अधिनियम के तहत ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया। ब्रह्मा वर्तमान में क्या है, म्यांमार है। ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया, भारत से अलग किया गया, ठीक है, भारत को अलग कर दिया गया ब्रह्मा से। अब देखो इसी अधिनियम के तहत हुआ क्या, देसी रियासतों की समस्याएं बढ़ रही थी, तो देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए कहा गया है ना। देसी रियासतों, और जो विलय के लिए कहा गया इसे कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसे कहते हैं सहमति पत्र। देशी रियासतों को भारत में शामिल को लेकर होने को कहा गया, जिसे सहमति पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या इसी को मैं कह दूं सहमति पत्र, कहा गया। देशी रियासतों को कहा गया कि आप भारत में विलय हो जाओ
और विलय होने के साथ साथ या विलय पत्र पर यानी कि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करो, जिसे कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसी अधिनियम को निर्देशों का उपकरण कहा जाता है ना। इसी अधिनियम को निर्देशों का उपकरण, इसी अधिनियम को निर्देशों का उपकरण कहा जाता है। निर्देशों का उपकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इधर 1935 के अधिनियम में, इसके बाद में हम कथन को देखेंगे। एक बार इसको दोबारा से देख लेंगे। केंद्र राज्य के अलग लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग। इसी अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के तहत ब्रह्मा को अलग किया गया। अब देखो ये ब्रह्मा है कहाँ, ये भारत है अपना। ये मान लो ये भारत है, तो ये है यहां पर ब्रह्मा। पहले ब्रह्मा था, बाद में अब वर्तमान में ये म्यांमार हो गया है ना। यहाँ पे ये श्रीलंका है, यहाँ पे बांग्लादेश है वर्तमान में, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये चीन है। तो इसको समझेंगे है ना। इस ब्रह्मा को अलग कर दिया कि ये अलग देश है ना। इसको अलग कर दिया जाए, ये भारत के साथ नहीं रह सकता क्योंकि ये अलग हिस्से में है, तो इसलिए अलग से देश वर्तमान में म्यांमार है। देखो इसी में कुछ कथन आए 1935 के अधिनियम में, कुछ कथन थे जिसमें से कहा गया, जैसे मैं कह दूं, दासता का नया अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, इसमें हम कथन देखेंगे। यहीं देख के इस अधिनियम को हम समाप्त कर लेंगे। इसी अधिनियम को देख के हम क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। क्या हुआ? ठीक है, इसी अधिनियम को हम यहीं समाप्त कर लेंगे। कथन, कोई आ गए थे इसलिए उनसे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1935 कथन। देखो इसमें कथन में नंबर 1 जो कथन है वो है, यह है दासता का नया अधिकार पत्र। नया अधिकार पत्र है, ये कहा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद की बात करूं मैं, तो इन्होंने एक बात और कही थी, जवाहरलाल नेहरू ने, कि यह इंजन रहित रेल मतलब गाड़ी के समान है, अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी जिसमें इंजन नहीं है ना। नंबर 2 पे इन्होंने कहा था इंजन रहित अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी, है ना। ये भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू। आगे की चर्चा करें नंबर 3 पे, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था यह सड़ा गला दस्तावेज है। यह सड़ा गला दस्तावेज, सड़ा गला दस्तावेज है, ये कह रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये हो गया अपना 1935 का अधिनियम। ठीक है, इसके बाद में हम आगे जो देखेंगे वो अगस्त प्रस्ताव देखेंगे 1940 वाला, व्यक्तिगत सत्याग्रह देखेंगे महात्मा गांधी के, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्रिप्स मिशन को देखेंगे, कैबिनेट मिशन को देखेंगे और संविधान सभा का गठन करके संविधान निर्माण शुरू कर देंगे। ठीक है, ये 1935 का कंप्लीटली अधिनियम आ गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। ये स्टार लगा लो इस पे कि ये 1935 का अधिनियम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी की चर्चाएं हम आगे करेंगे। रेगुलर क्लासें नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ समस्याएं चल रही थी, इसलिए नहीं हो पाई, क्योंकि थोड़ा ऑफलाइन क्लासों का भी रहता है, लेकिन मैनेज कर रहे हैं धीरे धीरे। हम धीरे धीरे रेगुलर क्लासें आने शुरू हो जाएगी पॉलिटी से भी, और हम और विषय को भी ऐड कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐड करेंगे। अभी पॉलिटी की क्लासें रेगुलर आएगी आपके सामने, और 12th क्लास वालों की भी रेगुलर क्लासें आएगी, और 12th क्लास वो भी सिर्फ पॉलिटिकल के लिए।
और रेगुलर कंपटीशन जिसमें सेकंड ग्रेड का अभी नया टॉपिक जुड़ा है, संविधान का विकास, निर्माण और संविधान सभा, ये इसी से रिलेटेड है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो सेकंड ग्रेड वाले, रीट प्री वाले, रीट मेंस वाले, इनके भी यदि एसएसटी है तो उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आप अपनी क्लास को शेयर किया करो और पूरा वीडियो देखा करो ताकि आपको क्लास पूरी समझ में आए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, बाकी की चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। जय श्री राम, राधे राधे।